हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर एंड वी are studying our chapter atomic structure. So in our previous classes we have discussed about discovery of electron by CRT experiment, cathode ray tube experiment, or we can say discharge tube experiment, and as well as anode ray experiment, discovery of proton. अब एनोड रे एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, बात तो सही है, लेकिन जब एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने हाइड्रोजन गैस फिल किया तभी प्रोटॉन डिस्कवर हुआ. इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस देन देयर इज नो प्रोटॉन, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस. क्लियर? तो एनोड रे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर है. आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? सो टुडे वी विल डिस्कस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. एटॉमिक मॉडल है थॉमसन और रदरफोर्ड. रदरफोर्ड काफ़ी लेंदी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है ना, ड्रॉबैक्स भी आते हैं. फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, देन न्यूमेरिकल स्कैटरिंग किन किन बातों पर डिपेंड करती है और ड्रॉबैक्स. आई थिंक इट नीड्स 40 to 45 मिनट्स, इसलिए उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. अब प्रॉब्लम क्या है कि न्यूट्रॉन की जरूरत कैसे पड़ी, ये आपको कैसे पता चला? आपने तो न्यूट्रलिटी की खोज कर दी, आपको पता चल गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है तो हमें पता था कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए. तो अगर नेगेटिव है, नेगेट्रॉन नाम दिया, बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया, तो हमने कहा नहीं पॉजिटिव भी होना चाहिए और हमने एनोड रे एक्सपेरिमेंट से पॉजिटिव डिस्कवर भी कर लिया. अब हमें कैसे पता कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होना चाहिए? तो आप देखो, इतना तो मास नंबर तो शुरू से चल रहा था, है ना. आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो आपने पढ़ रखा है कार्बन का मास जो था दैट इज 12U, यूनिफाइड मास. अब मुझे बताओ, प्रोटॉन जब डिस्कवर किए कार्बन में तब तो आप कह रहे हो 6 कार्बन, मास कितना आ रहा है 12, तो आप कह रहे हो कि प्रोटॉन तो 6 है लेकिन मास 12 है. अब प्रोटॉन ही तो वजनदार है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल था. अगर प्रोटॉन का मास एक यूनिफाइड है तो आपको पता था इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास का 2000 टाइम, है ना, मल्टीप्लाई विद 1/2000, 2000वां पार्ट होता है ना, एग्जैक्टली 1837 होता है आई थिंक. ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ इलेक्ट्रॉन तो मास नेग्लिजिबल मान रहे थे, तो फिर एटम के मास में एकदम से इतना इंक्रीमेंट, प्रोटॉन 6 लेके बैठे हो, मास 12 आ रहा है ना. थोड़ा 19-20 होता तो चला लेते, लेकिन जस्ट डबल, तो हम कहेंगे लगभग सबका ही डबल है. सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दूं तो जितने भी एटम हैं उनका मास नंबर जो है ना, जो लगभग मास के बराबर आएगा, वो प्रोटॉन के मास से तो कई गुना ज़्यादा चल रहा है, मतलब डबल चल रहा है, समटाइम्स मोर देन डबल. तो हम कहेंगे ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ तो गड़बड़ है. अब गड़बड़ क्यों है? तो बाद में पता चला कि नहीं, कुछ वजनदार चीज़ तो होनी चाहिए जो उसके मास में इंक्लूड हो रही, लेकिन उसका चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज तो ऑलरेडी जितना आप इलेक्ट्रॉन कह रहे हो उतने एटम में प्रोटॉन होते हैं. न्यूट्रलिटी की बात तो हो चुकी है कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन. तो ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए जिसमें वजन तो हो, क्योंकि वजन तो टोटल ज़्यादा आ रहा है, आपके पास जितने प्रोटॉन है ना उससे ज़्यादा वजन आ रहा है, लेकिन चार्ज नहीं होना चाहिए. तो इतना भी क्लियर हो गया कि यार चार्ज नहीं होना चाहिए, मास होना चाहिए, और मास भी प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होना चाहिए, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन. हालांकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होता है, अभी हम डिस्कवरी में पढ़ेंगे. तो प्रोटॉन का जो मास है दैट इज 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जबकि स्लाइटली हैवियर, है ना, प्रोटॉन का मास 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, वेयर एज न्यूट्रॉन का जो मास है दैट इज 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स. मीन्स न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन. ओके, तो हमने डिस्कस किया, दिमाग लगाया कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज जस्ट ट्वाइस और वी कैन से मोर देन एटॉमिक नंबर. मीन्स देयर शुड बी अ न्यूट्रल पार्टिकल विद मास बट जीरो चार्ज, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ चार्ज. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो देयर शुड बी अ न्यू पार्टिकल विद मास but zero charge, means neutral particle. And this neutral particle was discovered later on by James Chadwick and it was named as neutron. Neutron. Okay, so let's get started. In our previous class we have discussed anode ray experiment. The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen gas. प्रोटॉन कब मिला? जब तुम एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं.
ओके, एंड इट वॉज नेम्ड एज प्रोटॉन। ओके, एंड रोटरी एक्सपेरिमेंट में जब हमने हाइड्रोजन गैस फिल किया तो मैंने आपको बताया H+ मिला, और H+ क्या होता है? H+ इज प्रोटॉन। ओके, तो हम कहते हैं जो H+ आयन देता है, जो प्रोटॉन देता है, तो दोनों चीजें सेम है। ओके, देन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ? तो हम कहेंगे देखो, हम एक एक्सपेरिमेंट हमने तो क्या किया जेम्स चैडविक performed an experiment. He bombarded alpha particle on the beryllium nucleus. Okay, so beryllium atomic number 4, mass number is 9, 4 beryllium 9 है ना। डाउन साइड हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर इज 4, और टॉप पे क्या लिखते हैं? मास नंबर, है ना। अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो फिलहाल 4 मीन्स इट हैज 4 प्रोटॉन्स एंड मास नंबर जो है दैट इज 9। ओके, सो 4 बेरिलियम 9 आपको इस पे बम्बार्ड करना है अल्फा पार्टिकल। नाउ व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? सो स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। कोई शॉर्ट में पूछे व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? सो अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम न्यूक्लियस। नाउ हीलियम न्यूक्लियस, helium has 2 proton as well as 2 electron, but if we are talking about helium nucleus means we are talking about dipositive helium ion, helium plus 2, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ना, तो helium plus 2, so dipositive helium ion, helium nucleus, helium plus 2 is called alpha particle. Okay, तो 4 बेरिलियम 9 पे आपको क्या करना था? आपको स्ट्राइक करना था अल्फा पार्टिकल, and alpha particle means helium plus 2, means dipositive helium ion. Okay, so dipositive helium ion means alpha particle bombarded, strike on 4 beryllium 9, so we get a new particle that is 4 plus 2. सो स्टूडेंट 4 एटॉमिक नंबर यहाँ है, 2 यहाँ है, न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है ना, जिसने एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय की धज्जियाँ उड़ाई थी ना, वो यही तो इक्वेशन थी, एटम बना नहीं सकते तो बन तो रहा है ना। 4 + 2 कितना है? 6, एंड 6 एटॉमिक नंबर रिलेटेड टू कार्बन, एंड द मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12. So 6 carbon 12 and we are getting 4 plus 2 6. So 0 यहाँ तो कुछ है नहीं तो 0, but यहाँ टोटलिंग करो 9 plus 4 13, we are getting 12. So we are getting a particle with mass number 1 but charge 0, and this 0 charge mass number 1 particle named as neutron. This experiment was performed by James Chadwick. Okay. So when alpha particles strike on beryllium atom, we get carbon 12 and neutron. Neutron is neutral in nature. This experiment was performed by James Chadwick. Okay, and this is the discovery of neutron. Okay, तो हमें क्या तीनों डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ और न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हुआ। तो जरूरत पड़ी ना, वैसे वैसे काम चलता गया। भाई इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो आपको लगा अरे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, न्यूट्रल कैसे होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव डिस्कवर हुआ। फिर आप कह रहे हो अरे मास तो सेट ही नहीं हो रहा, पॉजिटिव जितना है मास तो सेट ही नहीं हो रहा, तो एक भारी वजनदार चीज़ होनी चाहिए, वजनदार चीज़ भी आ गई। ठीक है, अब भी प्रॉब्लम हुई, तुम कहेंगे हाँ एक घर में 3 लोग रहते हैं तो जगह तो बताओ कौन कहाँ रहता है ना, कौन किसके चारों तरफ घूम रहा है, ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पर रहते कहाँ हैं उनके लिए आया मॉडल, एटॉमिक मॉडल, है ना। हमें कंटिन्यूसली सारे एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे हम थॉमसन मॉडल से, बट पहले हम देखते हैं न्यूट्रॉन डिस्कवरी। सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज 1H1, हाइड्रोजन इज 1H1, so we will say yes 1H1 means here mass atomic number means प्रोटॉन कितना है 1 है और मास भी कितना है 1 है, तो इसके मास में तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। लेकिन इसके अलावा जितने भी दूसरे गैसेस हैं, दूसरे एलिमेंट है, सब में जितने प्रोटॉन है, मास उन प्रोटॉन से मैच नहीं कर रहा है ना, मास जो है वो ज़्यादा ही लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम कहते हो 6 कार्बन 12, तो तुम कह रहे हो प्रोटॉन तो 6 है, तो वजन 6 प्रोटॉन के इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसका मास 12 यूनिफाइड मास आया। तो जब आपके पास प्रोटॉन 6 है तो मास 12 कैसे आ सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन का सारा मास हमने ले लिया, फिर भी आपका तो मास डबल आ रहा है एटम का, तो
तो कुछ तो होना चाहिए ना, 6 प्रोटॉन के मास के बराबर कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा डाउट हुआ कि अगर हाइड्रोजन को छोड़ दे, है ना, तो except hydrogen, atomic mass is more than atomic number. Thus Rutherford suggested that in an atom there must be present at least a third type of fundamental particle. और ये क्या होना चाहिए? तो it should be neutral and possess mass nearly equal to that of proton. और उसको नाम क्या देंगे हम? न्यूट्रॉन। सो चैडविक ने 1932 में बम्बार्ड किया बेरिलियम पे स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना, धमाधम अल्फा पार्टिकल जो है वो बेरिलियम पे टकराना स्टार्ट कर दिया। एंड ही ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली न्यूट्रल रेडिएशन। ओके, दीज या देयर आर न्यूट्रल पार्टिकल्स विच वाज नेम्ड एज न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, 4 बेरिलियम 9 प्लस अल्फा पार्टिकल 6 कार्बन 12 प्लस 0 n, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 0 n 1 न्यूट्रॉन। नाउ न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और इसका जो मास है दैट इज 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, और वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU 1 यूनिफाइड मास, ठीक है, एंड नियरली टू द इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन ऑन हाइड्रोजन एटम एंड इट कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, तो कोई चार्ज नहीं। सो नाउ वी हैव डिस्कवर्ड ऑल 3 पार्टिकल्स, है ना, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका इन्फॉर्मेशन है। तो हम कहेंगे ओके, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E, प्रोटॉन को P, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करेंगे। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो है नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, लेकिन चार्ज बराबर है। इसका माइनस नेचर का है, इसका प्लस नेचर का है, तभी तो एटम न्यूट्रल है ना। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमने मिलीकन ऑयल ड्रॉप से निकाला था ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, नेगेटिव। तो प्रोटॉन का चार्ज सेम है बट पॉजिटिव, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बट पॉजिटिव। ओके, सो इलेक्ट्रॉन -1, प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, एग्जैक्टली। तो 9.10938 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। What is the mass of proton? 1.673, 10 to the power minus 24 grams and 10 to the power minus 27 kilograms. Similarly, neutron is slightly heavier than proton. So it will be 1.675 into 10 to the power minus 27 kg. Then अगर मैं यूनिफाइड मास बोलूँ तो प्रोटॉन का यूनिफाइड मास है 1.007 और न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर, सो 1.008। और अब ये सबसे छोटी यूनिट होगी ना 1। अब आप कहोगे भैया सबसे छोटा मास जो है वो 1 ले लेता हूँ, 1 यूनिफाइड मास। अब इससे अगर कोई छोटा है तो उसको हम गिनते ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है, 0.0004 यूनिफाइड। तो हम हटाओ उसको 0 मान लो, सो लमसम अप्रॉक्सीमेटली 0 कंसिडर्ड एज 0। देन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम मान लेते हैं 1 यूनिफाइड मास। ओके, कहीं उलझो, डी ब्रोगली वाले क्वेश्चन में आएगा, प्रोटॉन की वेवलेंथ है और ये न्यूट्रॉन की वेवलेंथ है, कंपेयर करो। तो ये कंपेयर कैसे करेंगे? मास से। तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो स्लाइटली चेंज आएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डू सम प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच गैस हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E/m? अब स्टूडेंट, अगर वैसे तो है ना, आप सोच सकते हो कि कौन सी गैस की E/m मैक्सिमम है, कैसे बताऊँ? कैथोड रे में तो सबका सेम आता है, तो सबका सेम आता है, उसमें तो पूछेगा ही नहीं ना। एनोड रे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, वहाँ गैस बदलते E/m चेंज हो जाता है, तो इसे बोला तो नहीं है ना। तो आप लिख सकते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और अगर ये नहीं बोल रहा है तो आपको मानना है कि भाई एनोड रे एक्सपेरिमेंट में ही कह रहा होगा, अदरवाइज तो सेम ही होगा, ठीक है। तो आप बता दो भाई एनोड रे एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस का E/m जो है वो मैक्स टू मैक्स आता है। तो हम कहेंगे अगर m की वैल्यू मिनिमम रख दें, है ना, अगर m में मिनिमम पुट कर दूं तो E/m क्या आ जाएगा? मैक्सिमम, ठीक है। तो इफ m इज मिनिमम, E/m विल बी मैक्सिमम, एंड मिनिमम m किसका होगा भाई? सबसे हल्का पार्टिकल किसका मिलेगा? मिनिमम मास, सो मिनिमम मास इज ऑफ हाइड्रोजन, सो E/m मैक्सिमम फॉर एनोड रेस। Maximum value of E/m is filled in anode ray experiment when we fill hydrogen gas. बता रखा है मैंने आपको, कितनी बार बताया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। E/m मतलब स्पेसिफिक चार्ज।
तो आपके पास तीन चीज़ें हैं, E/m इलेक्ट्रॉन की बात करो, E/m प्रोटॉन की बात करो और E/m न्यूट्रॉन की बात करो। अब देखो ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लाइटेस्ट कौन है? मास। तो हम कहेंगे एक यूनिफाइड, और ये तो 0.0005 यूनिफाइड, जीरो ही मान लो, है ना। अब जीरो करके उसको एग्जैक्ट जीरो नहीं करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई इसका मास जो है वो मिनिमम है। तो बच्चे अगर मास मिनिमम है दैट मीन्स E/m क्या होगा? मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में मुझे इतना क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में E/m मैक्सिमम तो इलेक्ट्रॉन का आना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो E/m क्या होता है? चार्ज बाय मास का रेशियो। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0, तो E/m शुड बी 0, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है और ये तो 0 है, E/m न्यूट्रॉन इज 0, ठीक है। ये मैक्सिमम है और वो आपका 0 चल रहा है। नाउ व्हाट अबाउट प्रोटॉन? तो E/m प्रोटॉन, तो कंपेयर क्या करो, 0 तो होने से रहा। प्रोटॉन के पास चार्ज कितना है? 1 यूनिट, मास भी कितना है? 1 यूनिट, तो E/m 1/1 यूनिट, एक तो मान ही लो, है ना। तो 0 तो नहीं है और इतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि तो बहुत ही हल्का है, तो E/m प्रोटॉन सेंटर में सेट कर दो। सो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। सिंपल है, आगे बढ़ते। स्पीड ऑफ एनोड रेज इज डैश देन कैथोड रे। सो स्टूडेंट्स, एनोड रे, अब हाइड्रोजन भरते हो तब तो प्रोटॉन, और हाइड्रोजन नहीं भरते हो तो प्रोटॉन नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन है। वो कोई भी गैस हो उसका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन चल रहा है। तो ऑब्वियस है ना कि इलेक्ट्रॉन तो सबसे हल्का पार्टिकल है। आपने बोला इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन अगर लाइटेस्ट है, m मिनिमम है, तो जो हल्का है उसका स्पीड ज़्यादा होगा और जो भारी है उसका स्पीड क्या होगा? कम। तो अगर मैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में भी कंपेयर करूँ तो इलेक्ट्रॉन लाइटर है ना, तो स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, और प्रोटॉन हैवी, तो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन उसका स्पीड कम होना चाहिए। तो आपने बोला एनोड रे का स्पीड, तो मैं कहूँगी लेसर। एनोड रेज का स्पीड जो है वो लेसर देन कैथोड रे। Now write the order of E/m of electron, proton, neutron, meson and alpha particle. So students, हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मेसॉन यानी पाई और अल्फा पार्टिकल। अब जो जो चीज़ें हमें पता है हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कहेंगे भी देखो इलेक्ट्रॉन मास मिनिमम, इसलिए E/m मैक्सिमम तो यहाँ आएगा, इसमें तो हमें दो राय है ही नहीं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, प्रोटॉन, तो देखो इसका चार्ज जो है, E लिखते हैं भी चार्ज, है ना, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, चार्ज इसका 1 यूनिट है और प्रोटॉन का मास भी कितना है? 1 यूनिट है, 1 यूनिफाइड, तो E/m मान लूँ मैं 1/1, ठीक है। न्यूट्रॉन, तो बच्चे न्यूट्रॉन में तो चार्ज 0 था ना, अभी तो आपने बोला न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0, तो E/m ऑफ न्यूट्रॉन, तो मैं कहूँगी ये तो 0 है, ये तो अभी 2 मिनट पहले ही कंपेयर किया। नाउ स्टूडेंट, मेसॉन, पाई मीन्स व्हाट? पाई मीन्स मेसॉन। अब मेसॉन का प्रॉब्लम क्या है? मेसॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 200 गुना ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट है लेकिन दिस इज 200 टाइम्स हैवियर। मेसॉन इज 200 टाइम्स हैवियर देन 200 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो अब थोड़ा उलझे, तो उलझने की जरूरत ही नहीं है। देखो आपको फंडामेंटल पार्टिकल 3 तो बताइए ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप ये भी तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 2000वां पार्ट है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई विद 1/2000, एग्जैक्टली 1/1840 या 1837। तो हम कहेंगे हाँ 2000वां था, तो 200 तो फिर भी 10 टाइम्स का फर्क आ रहा है ना। तो ये प्रोटॉन से तो हल्का ही है, ठीक है ना, प्रोटॉन से तो हल्का ही है, तो हम कहेंगे ओके, तभी 10 गुना का फर्क आ जाएगा, तो ओके। तो E/m अगर यहाँ मैक्सिमम है तो ये सेकेंड हाईएस्ट हो जाएगा, है ना। अभी m मिनिमम ही तो है, लाइटेस्ट से थोड़ा ज़्यादा है तो ठीक है ना, लाइटेस्ट से ज़्यादा है तो लाइटेस्ट वाला नंबर 1 कर दूंगी, फिर तो इसको ले लूँगी। नाउ व्हाट अबाउट अल्फा पार्टिकल? सो स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल था डाई पॉजिटिव हीलियम आयन। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल?
अल्फा पार्टिकल इज डाई पॉजिटिव हीलियम आयन. सो चार्ज, तो भाई चार्ज तो 2 है. चार्ज क्या है? तो मैं कहूँगी चार्ज +2. एंड मास, तो बच्चे अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, तो प्रोटॉन तो 2 है. मास आपने लिखा था ना 2 हीलियम 4. कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं ना 2 हीलियम 4. सो दिस इज चार्ज एंड दिस इज मास. प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है पर मास तो है उसका. उसी चक्कर में तो डिस्कवर हुआ था, मास के चक्कर में. तो हम कहेंगे चार्ज इज 2 बट मास इज 4. ओके, तो चार्ज 2 एंड मास, तो मास 4 हो गया. तो E/m कितना हुआ? मास 4 हो गया. ठीक है, तो E/m कितना हुआ? सो दिस इज 2/4 मीन्स 1/2. तो आप देख सकते हैं कि E/m प्रोटॉन का तो 1 था, 1/1 है ना, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज 1, मास 1, E/m 1. लेकिन अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2, मास 4, तो E/m कितना था? 1/2. तो E/m स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि वहाँ हाफ है तो यहाँ 1 है. तो प्रोटॉन का E/m अल्फा पार्टिकल के E/m से डबल चल रहा है. ठीक है भाई, डबल चल रहा है ना. सो नाउ व्हाट इज द ऑर्डर? तो ऑर्डर लिखे तो हम कहेंगे, देखो सबसे ज़्यादा यहाँ लिख देती हूँ मैं, है ना. तो हम कहेंगे भाई E/m हाईएस्ट तो आएगा इलेक्ट्रॉन का. आफ्टर दैट तो हम कहेंगे मेसॉन. E/m मेसॉन, क्योंकि ठीक है हल्का तो नहीं है, हल्के से थोड़ा ही भारी है, पर इससे भारी तो मुझे सब मिल रहे हैं. इससे हल्का कुछ भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि मास मिनिमम है ना, मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा है तब भी मिनिमम की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो मास बहुत ज़्यादा था. ठीक है, अब ये तो 0 है तो ये लास्ट में जाएगा. प्रोटॉन और अल्फा में कंपेयर करूँ तो प्रोटॉन का 1 आ रहा है, अल्फा का हाफ आ रहा है. तो E/m प्रोटॉन, E/m प्रोटॉन ग्रेटर देन E/m अल्फा. और न्यूट्रॉन तो भाई 0 चल रहा था, तो E/m न्यूट्रॉन. ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज. क्लियर? तो सब में कंपेयर पूछे तो ये अलग से ही पूछ लेता कि प्रोटॉन का E/m अल्फा के E/m का डबल होता है, अल्फा का E/m प्रोटॉन के E/m का आधा होता है, हाफ होता है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये जानकारी ले ली कि भाई ठीक है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, E/m जो है वो इस तरह से होते हैं. स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज बाय मास का रेशियो ऐसा ऐसा होता है. ओके, व्यवस्था, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसाइड द एटम, है ना. फिर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कैसे स्टेबल हो रहा है ना. नाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. सो व्हाई दे डू सो? जरूरत क्या है ना आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कॉम्बिनेशन की वजह क्या है ना. एंड डिफरेंट एटम शोज डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. सो व्हाई दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सबके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही तो है. ठीक है ना, कम ज़्यादा से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है तो बेसिक 3 चीज़ें. तो कैरेक्टर्स अलग अलग क्यों है ना. तो हमारी बॉडी में जो सिस्टम है वो सबकी बॉडी में ही होता है, लेकिन सबकी शक्लें अलग अलग, सबके कैरेक्टर तो अलग अलग है. तो हम कहेंगे हाँ, तो केमिस्ट्री पहले बताएगी, दुनिया में चीज़ें बाद में आएंगी. तो हम कहेंगे भाई ये तो बात बहुत अच्छी है कि भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सबके पास ही, लेकिन सारे एटम अलग ही बिहेव कर रहे हैं. अब तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एटम, है ना. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसाइड द एटम. देन एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एमिशन, है ना. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई एटम एब्जॉर्ब कर रहा है फिर एमिट कर रहा है, उसका नेचर, इन सबको स्टडी करना है. अलग अलग एटम का तो बिहेव भी अलग अलग हो जाता है. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसके लिए हमें प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए, हमें और जानकारी चाहिए. सो सम मॉडल्स वॉज प्रपोज्ड टू आंसर ऑल दीज प्रॉब्लम्स. ओके, सो वी हैव atomic models. So why we need atomic models? So the major problems before the scientists after the discovery of subatomic particles were, first of all, to account for the stability of atom, comparison of element in terms of physical and chemical properties, to explain formation of molecule, why atom combine to form molecule, and the last one, to understand origin and nature of electromagnetic radiations absorbed or emitted by atom. And I think one more problem. So, okay, these are the problems. So, some models was proposed and the first model is Thomson's atomic model, जिसको आपने plum pudding model भी बोला है. अब देखो, Thomson atomic model like this. आपने watermelon model
नाम सुना होगा, प्लम पुडिंग मॉडल वहाँ का फेमस स्वीट है, जिसको हम वाटरमेलन या बूंदी के लड्डू से कंपेयर करते थे, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा. सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज द हॉलो स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी. लाइक वाटरमेलन में ये जो सॉलिड पार्ट है, एटम जो है वो बिल्कुल एक हॉलो स्फीयर है ना, और सॉलिड हॉलो स्फीयर है और वो पूरा पॉजिटिव है. तो ये वाटरमेलन भी आप मान लो पूरा पॉजिटिव है. अब न्यूट्रल करने के लिए तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन वाटरमेलन. तो जैसे वाटरमेलन में बीज धसे हुए है ना, सस्पेंडेड है, बिल्कुल एम्बेडेड है ना, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी कैसे भी सेट है. ठीक है, लाइक दिस. तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, फाइनली एटम जो है वो न्यूट्रल. बट प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके बाद मॉडल आया रदरफोर्ड. अब रदरफोर्ड कह रहा है देखो अल्फा पार्टिकल जा रहा है ना, अगर आपका मॉडल सही है तो फिर रिजल्ट ही आना चाहिए, और अगर आपका मॉडल सही नहीं है तो फिर ये रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है, देख लो. तो रदरफोर्ड के मॉडल को थॉमसन नहीं समझा पाया, हालांकि बहुत ही फ्लॉप मॉडल था, बट वी शुड रिस्पेक्ट जे थॉमसन. डिस्कवरी तो इलेक्ट्रॉन की इन्होंने की थी. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, तब आपको लगा अरे भाई मास मैच नहीं हो रहा तो न्यूट्रॉन भी डिस्कवर कर लेते हैं. सो मॉडल काम नहीं करा, बट थॉमसन वॉज अ गुड साइंटिस्ट, है ना. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. Okay, so what is J.J. Thomson atomic model? So it states the arrangement of electron and proton in an atom. अब प्रिंसिपल क्या है, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन attempts were made to find out their arrangement in an atom. The first simple model was proposed by Thomson and it is called Thomson atomic model. क्या बोल रहा है ये, he proposed that positive charges spread over a sphere of the size of the atom. एटम का पूरा साइज ले लो 10⁻⁻10 मीटर या -8 सेंटीमीटर. एटम का इतना रेडियस है. ठीक है, नाउ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड टू मेक द एटम द होल न्यूट्रल. मतलब कहीं पे भी कोई धसा हुआ है. ठीक है, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, सो इट वाज रिजेक्टेड. नो प्रॉब्लम, रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं. इसके बाद ढंग का मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल और अच्छा मॉडल आया, बोर्स मॉडल और अच्छा मॉडल आया, सोमरफेल्ड मॉडल. फिर पता चला भाई इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो वेव है ना. प्रूव कर देगा डी ब्रोगली, और सपोर्ट में सिस्टम देगा हिजनबर्ग, और सपोर्टिंग करेक्टर है श्रोडिंगर. तो एक गलत करेगा तभी तो दूसरा सही करेगा. ठीक है, तो इस तरह से डिस्कवरी चलती गई, अभी तक भी चल रही है ना. रिसर्च कभी खत्म होती नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको अच्छे से आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अभी तक बने हुए इसका मतलब सब कुछ आपको समझ में आ रहा है. तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.